सेविंग बैंक अकाउंट में कैश लेन देन को लेकर नई लिमिट सरकार द्वारा जारी करी गई है। 1 अप्रैल 2026 से ये नई लिमिट आपके लिए लागू होने वाली है। ध्यान रखिएगा, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जारी किया गया है। इसी के साथ आपका नया इनकम टैक्स रूल 2026 लागू किया गया है। कैश लेन देन अगर आप करते हैं बैंक अकाउंट के थ्रू, और कई सारी लिमिट जो है वो कैश से जुड़ी हुई है, जिसमें अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं लिमिट से ज्यादा क्रॉस होती है तो उसके इसमें 100% टैक्स पेनल्टी तो लग सकती है, साथ में इनकम टैक्स नोटिस भी आपको आ सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है या कैश की लिमिट की अगर बात करें तो कैश लेन देन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितनी लिमिट के अंदर आपके ट्रांजेक्शन होने चाहिए, कौन से ट्रांजेक्शन है जिसके बारे में सरकार द्वारा यहां पर अपडेट किया गया है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सेविंग बैंक अकाउंट में कैश को लेकर यहां पर नई लिमिटें जारी करी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप कभी भी कैश बैंक में जमा करने जाते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, कोई भी खाता हो जहां पर आप कैश जमा करते हैं, तो आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी होता है। ध्यान रखिएगा, पैन कार्ड देना यहां पर मैंडेटरी होता है, जिसके लिए नया रूल है 159। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं, चाहे बैंक में करते हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक में करते हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस में करते हैं, सभी में 10-10 लाख की लिमिट यहां पर दी गई है। अच्छा ध्यान रखिएगा, चाहे आपने एक बार में 10 लाख रुपए जमा किया है, चाहे आपने टुकड़े टुकड़ों में 2-2 लाख करके 5 बार आपने 10 लाख रुपए जमा किया है, या 3-3 लाख करके आपने जो है 3 से 4 बार जो है वो जमा किया है, या 5-5 लाख करके 2 बार आपने 10 लाख रुपया जमा किया है, अगर आपने मल्टीपल टाइम या सिंगल टाइम जमा किया है तो सारी चीजें मिलाकर देखी जाएगी, ये 10 लाख की लिमिट एक फाइनेंशियल ईयर में देखना है, यानी अप्रैल 2026 से लेकर आपको 31 मार्च 2027 के बीच के ये ट्रांजैक्शन देखने हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे आपका एक खाता हो, सेविंग अकाउंट हो, चाहे आपका उस बैंक में करंट अकाउंट हो या कोई अन्य अकाउंट हो जहां पर आपने कैश जो है वो डिपॉजिट किया है। अच्छा, कैश विड्रॉल के लिए भी इस बार 1 अप्रैल से नई लिमिट जारी करी गई है, 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा। अगर आप बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कैश विड्रॉ करवाते हैं तो भी आपको अब पैन कार्ड देना मैंडेटरी होता है। तो कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं या कैश विड्रॉ करवा रहे हैं, सभी जगह पर 10 लाख की लिमिट रखी गई है, चाहे बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, कोऑपरेटिव बैंक हो। ध्यान रखिएगा, पैन कार्ड यहां पर देना आपके लिए जरूरी होगा। यानी जैसे ही आप कैश डिपॉजिट स्लिप भरने जाएंगे, कैश विड्रॉल स्लिप भरने जाएंगे, तो वहां पर एक पैन कार्ड का कॉलम होगा और उस पैन कार्ड में आपका पैन कार्ड जो है वो आपको देना होगा। ये रूल है 159। अच्छा, इसके सिमिलर एक रूल है 161। अच्छा, ये रूल क्या कहता है, 161 और 159 में क्या डिफरेंस है? ये रूल कहता है कि जो भी पैन कार्ड आप दोगे वो यहां पर वेरीफाई किया जाएगा, यानी आपका पैन कार्ड जो है वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपने पैन कार्ड लिख दिया तो यहां पर आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर आपने इन ट्रांजैक्शन लिमिट से ज्यादा किया है तो पैन कार्ड पहले जो भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो आपका वेरीफाई करवाएगी। यानी अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं, चाहे बैंक में है, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में, सभी में ध्यान रखिएगा 20 लाख की लिमिट है। सिंगल जो भी कंडीशन है वो सेम रहेगी आपकी। अच्छा, चाहे आपने कैश विड्रॉ भी कर रहे हैं इन सभी बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में, यहां पर भी आपके लिए 20 लाख की लिमिट है। कंडीशन यहां पर आपकी सेम रहेगी। 20 लाख से ज्यादा अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, या कैश विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस केस में आपका जो पैन कार्ड है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर वेरीफाई किया जाएगा। इन दो रूल्स के अंदर क्या डिसिमिलरिटी है ये समझने की कोशिश करिएगा। कोट करने का मतलब है आपका पैन जो है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट पे, जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जैसे अकाउंट ओपन करने जाते हैं, या आपने कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल स्लिप भरी है, कोई एप्लीकेशन करी है, कोई डॉक्यूमेंट जहां पर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वहां पर सिर्फ आपको पैन कार्ड मेंशन करना है। अब जो भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो ये नहीं चेक करती कि ये पैन कार्ड जो है वो आपका है किसी और का है। आपने अगर गलत भी डाल दिया तो उस केस में यहां पर जो है वो वेरीफाई नहीं होगा।
कौन सा है? रूल 159। लेकिन जो रूल 161 है वहां पर अगर आपने गलत पैन कार्ड डाल दिया तो सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी भेजी जाएगी या फिर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। 20 लाख से ज्यादा आप कैश में जमा या निकाल नहीं पाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, आपका पैन कार्ड जो है वो वेरीफाई किया जाता है कि आपका पैन कार्ड जेन्युइन है, जिसको इनकम टैक्स की वेबसाइट से चेक किया जाता है। अच्छा, चेक कौन करता है? बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस। आपका पैन कार्ड वैलिडेट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी इनकॉर्पोरेशन है वो मैच करी जाती है, पैन स्टेटस देखा जाता है, वैलिड है, एक्टिव है। उसी के बाद ये जो ट्रांजैक्शन है 20 लाख के वो आप कर पाएंगे। अगर आपका वेरीफाई नहीं हुआ तो ये जो 10 लाख का ट्रांजैक्शन है ये आप कर सकते हैं, लेकिन 20 लाख से ज्यादा का अगर आपको कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ करना है, कैश में करना है, तो आपका पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी वेरीफाई होना चाहिए। अब आ जाते हैं, बात करते हैं, अगर आप बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंकर चेक खरीदते हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपके पास पैन कार्ड है, या कैश में पेमेंट कर रहे हैं लेकिन आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड के बेसिस पर आप यहां पर जो है बैंक ड्राफ्ट खरीद रहे हैं जिसके लिए 10 लाख की लिमिट है, पे ऑर्डर खरीद रहे हैं इसके लिए भी 10 लाख की लिमिट है, बैंकर चेक खरीद रहे हैं इसके लिए भी 10 लाख की लिमिट है, और पैन कार्ड नहीं होने पे आपके लिए 5 लाख की लिमिट है। अच्छा, इससे ज्यादा का अगर आपने कैश पेमेंट किया है बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक के लिए, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। फिर आपसे सोर्स पूछा जाएगा, पैसा कहां से आया है। सोर्स अगर आप बता देते हैं, सैलरी है, बिजनेस है, ब्याज से, कहीं से भी अगर आपका पैसा आया, लोन लिया है, सोर्स प्रॉपर बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपको नोटिस आएगी, अनएक्सप्लेनेबल होने पर 117% की टैक्स पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, कंडीशन यहां पर सेम रहेगी, सिंगल ट्रांजैक्शन हो, एग्रीगेट ट्रांजैक्शन हो, पूरे साल में देखा जाएगा, चाहे एक खाता हो या एक से ज्यादा खाता क्यों ना हो। सिंपल सी चीज है, पैन कार्ड पे 10 लाख की लिमिट है और पैन कार्ड नहीं है तो 5 लाख की लिमिट है। नेक्स्ट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर लोग नहीं बताते इसके बारे में। अगर आपने मोबाइल वॉलेट, यूपीआई वॉलेट, प्रीपेड कार्ड, गिफ्ट कार्ड, मील कार्ड, मेट्रो ट्रांजिट कार्ड हो गया आपका, मेट्रो स्मार्ट कार्ड हो गया, मील कार्ड जैसे सुडोक्सो, प्लुक्सो मील कार्ड हो गया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट मील कार्ड, फॉरेक्स प्रीपेड ट्रैवल कार्ड, फोन पे वॉलेट, पेटीएम वॉलेट हो गया, फ्यूल कार्ड हो गया आपका, या आपका ऑनलाइन गेमिंग वॉलेट हो गया, बैलेंस, कॉर्पोरेट पीपीआई, कई बार कॉर्पोरेट जो वो भी प्रीपेड एक्सपेंस कार्ड जारी करती है। अच्छा, जो क्लोज लूप नॉन आरबीआई कार्ड है, अगर स्टोर स्पेसिफिक वाउचर है उसको यहां पर नहीं, जो आरबीआई रेगुलेट करती है, आरबीआई द्वारा इश्यू किए गए इंस्ट्रूमेंट है, तो उस केस में लिमिट दी गई है 10 लाख से ज्यादा। अगर सभी को मिलाकर 10 लाख से ज्यादा का अगर इन कार्ड में, वॉलेट में अगर आपने पैसा, चाहे आपने कैश में डाला हो, चाहे आपने कोई भी अदर मोड से डाला है जिससे आप एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप करते हैं, तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग जो है वो कर दी जाएगी। आरबीआई द्वारा ये इंस्ट्रूमेंट इश्यू किए जाते हैं, चाहे फिर वो वॉलेट हो, कार्ड हो, जो भी है, जिसमें अगर आपने पैसा डाला, किसी में 1 लाख डाला, किसी में 2 लाख डाला, सभी को मिलाकर 10 लाख से ज्यादा हुआ, आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। सेविंग बैंक अकाउंट की बात करें तो यहां पर अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसके इसमें बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस सभी के लिए 10 लाख की लिमिट दी गई है। अच्छा, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं लेकिन पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड के बेसिस पर यहां पर फिर आपकी रिपोर्टिंग होगी, चाहे बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, तो इस केस में सभी में 5-5 लाख की लिमिट है। अच्छा, ये जो लिमिट है 10 लाख की, 5 लाख की, चाहे आप सिंगल पैसा डाल रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, या फिर अगर आप मल्टीपल में डालते हैं, एक साल में पूरा देखा जाएगा, चाहे आपका उस बैंक में 1 खाता है, 2 खाता है, सभी बैंकों को मिलाकर यह लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है। अच्छा, यहां पर कैश डिपॉजिट की बात हो रही है, लेकिन यहां पर कैश विड्रॉल की बात नहीं हो रही है। कैश विड्रॉ आप कितना भी करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना भी आप चाहें कैश विड्रॉ कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट है, कोई रिपोर्टिंग आपकी नहीं होगी। अच्छा, रिपोर्टिंग कौन करेगा? बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं करंट बैंक अकाउंट की बात करते हैं, तो यहां पर भी अगर आप कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ करते हैं, कैश डिपॉजिट के केस में अगर बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, 50 लाख से ज्यादा का अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है, सिंगल किया है, एग्रीगेट किया है, 1 साल में किया है, चाहे एक अकाउंट है, एक से ज्यादा अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस यहां पर कंसिडर नहीं की जाएगी। पोस्ट ऑफिस में अगर आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं, वैसे पोस्ट ऑफिस में कोई करंट अकाउंट नहीं होता, लेकिन अगर आप खुलवाते हैं, वहां पर आप कितना भी कैश डिपॉजिट करें, कोई रिपोर्टिंग नहीं है। सिर्फ बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में अगर 50 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, या कैश विड्रॉ करते हैं तो वहां पर भी ध्यान रखिएगा,
बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के केस में 50-50 लाख की लिमिट यहां पर दी गई है। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो अगर आप बैंक में 10 लाख से ज्यादा की एफडी कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक में 10 लाख से ज्यादा की कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में 10 लाख से ज्यादा की कर रहे हैं, निधि एनबीएफसी में भी आप अगर 10-10 लाख से ज्यादा की एफडी कर रहे हैं, चाहे कैश मोड में हो, ऑनलाइन मोड में हो, नेट बैंकिंग, चेक, डेबिट कार्ड, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, फिक्स डिपॉजिट जो भी आप कर रहे हैं, रिन्यूअल एफडी की बात नहीं हो रही है, चाहे एक एफडी हो या एक से ज्यादा एफडी हो, सिंगल एफडी हो, मल्टीपल एफडी हो, पूरे साल में देखी जाएगी। 10 लाख से ज्यादा अगर आप एफडी कर रहे हैं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, किसी में भी करेंगे, आपकी यहां पर रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी। क्रेडिट कार्ड का बिल का अगर आप पेमेंट करते हैं कैश मोड में, ध्यान रखिएगा, बैंक में 1 लाख की लिमिट है, कोऑपरेटिव बैंक में 1 लाख की, कंपनी इंस्टीट्यूशन में भी 1-1 लाख की लिमिट है। अगर आप ऑनलाइन मोड से करते हैं तो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कंपनी इंस्टीट्यूशन में सभी में 10-10 लाख की लिमिट रखी गई है, चाहे आपका एक क्रेडिट कार्ड हो या एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड क्यों ना हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी बाई करते हैं 45 लाख से ज्यादा, सेल कर रहे हैं 45 लाख से ज्यादा, गिफ्ट करी है 45 लाख से ज्यादा, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में गए 45 लाख से ज्यादा, चाहे ऑनलाइन मोड हो चाहे कैश मोड क्यों ना हो, यहां पर ध्यान रखिएगा कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। कंसिडरेशन यानी जो भी आपने परचेज बाई वैल्यू आपकी हो गई, यहां पर आपकी सेल वैल्यू है, अच्छा ये 45 लाख की है, या फिर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लीजिए वो अगर 45 लाख की है, तो दोनों को देखा जाएगा। अगर 45 लाख से कोई भी अगर ज्यादा हुई तो इस केस में आपकी रिपोर्टिंग जो है वो यहां पर रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार जो वो कर देगा। अच्छा ये सिंगल ट्रांजैक्शन है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन यहां पर नहीं होंगे कि 10 लाख करके अगर 45 लाख की 4 प्रॉपर्टी खरीदी है, ऐसा नहीं। सिंगल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 45 लाख से ज्यादा की उसकी वैल्यू अगर है, चाहे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो या आपने जो भी खरीद बेच की वैल्यू है, क्रॉस अगर आपकी हुई है, चाहे कैश में पेमेंट हो चाहे ऑनलाइन मोड से पेमेंट हो, यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। अगर आप स्टैम्प पेपर परचेज करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, कोई अदर काम के लिए, कैश में कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं, पैन कार्ड अगर है तो 2 लाख की लिमिट है, पैन कार्ड नहीं है तो 1 लाख की लिमिट है। अच्छा रिपोर्ट कौन करेगा? स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा यहां पर भी सिंगल ट्रांजैक्शन देखा जाएगा, एक ट्रांजैक्शन देखा जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर आप पेमेंट कर रहे हैं कैश से या ऑनलाइन मोड से, पैन कार्ड है तो 5 लाख की लिमिट है, पैन कार्ड नहीं है तो 2.5 लाख की लिमिट है। अच्छा यहां पर सिंगल या एग्रीगेट सभी को मिलाकर देखा जाएगा, पूरे साल में एक अकाउंट है या एक से ज्यादा अकाउंट है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरर है, वो आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन करेंसी, अगर आप परचेज करते हैं, चाहे कैश में हो चाहे ऑनलाइन मेथड से हो, चाहे आपने फॉरेक्स ट्रैवल कार्ड से पेमेंट किया है, चाहे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, ट्रैवलर चेक इंस्ट्रूमेंट या ड्राफ्ट या आरबीआई द्वारा कोई इंस्ट्रूमेंट खरीद कर पेमेंट किया है, ध्यान रखिएगा पैन कार्ड के लिए इसमें 10 लाख की लिमिट है और पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है तो 5 लाख की लिमिट है। यहाँ पर जो भी ऑथराइज पर्सन होगा फीमा का, जैसे बैंक हो गया, मनी चेंजर हो गया, फॉरेक्स डीलर हो गया, जो आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है, सिंगल ट्रांजैक्शन है, एग्रीगेट है, एक से ज्यादा अकाउंट है, ये आपकी रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। तो फॉरेन करेंसी अगर आप बाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा 10 लाख से या ज्यादा पैन कार्ड के केस में, और पैन कार्ड नहीं है तो 5 लाख से ज्यादा आपको नहीं करना है। अच्छा गुड्स और सर्विस अगर आप जो है बाई कर रहे हैं, पेमेंट करते हैं कैश में, अगर किसी भी सेलर को यहां पर गुड्स और सर्विस का पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है तो गुड्स के केस में 2 लाख की लिमिट है, सर्विस के केस में भी 2 लाख की लिमिट है। इससे ज्यादा का अगर सिंगल पेमेंट जो है वो आप कर रहे हैं तो यहां पर जो सेलर है, जो बेच रहा है, आपको पैसा रिसीव कर रहा है, अगर वो टैक्स ऑडिट में लायबल हुआ तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा। एग्जांपल लेते हैं ज्वेलरी बिजनेस का। ज्वेलरी में आपने 5 लाख का जो गोल्ड है वो कैश में खरीद लिया, अब यहां पर जो सेलर होगा, जो ज्वेलर वाला होगा, अगर वो टैक्स ऑडिट में लायबल है तो वो ये 5 लाख का कैश ट्रांजेक्शन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देगा और फिर आपको नोटिस आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा कभी भी यहां पर किसी भी सेलर से जो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है उन लोगों से कभी भी कैश में 2 लाख रुपए से ज्यादा आपको नहीं ट्रांजैक्शन करना है, चाहे वो गुड्स के केस में हो चाहे वो सर्विस के केस में भी क्यों ना हो। सर्विस जैसे कि कोई एडवोकेट की सर्विस आपने ली है, 5 लाख रुपए आपने कैश में फीस दे दी तो वहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अगर वो एडवोकेट जो है या जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल होता है, टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल नहीं है तो आप कर सकते हो, वहां पर कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। लास्ट आ जाता है, आखिरी ट्रांजैक्शन है कैश रिसिप्ट। आपको किसी से भी कैश नहीं लेना है, रिस्ट्रिक्शन है सेक्शन 186 के अंदर, नए इनकम टैक्स नियमों के हिसाब से कैश रिसिप्ट नहीं करनी है आपको।
चाहे एक पर्सन से एक दिन में 2 लाख से ज्यादा नहीं करनी है, सिंगल ट्रांजैक्शन की बात करें तो भी 2 लाख से ज्यादा नहीं करनी है, और कोई इवेंट या ओकेशन की बात करें तो वहां पर भी आपको 2 लाख से ज्यादा नहीं करनी है। आप चाहें तो अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस, ई मोड से कर सकते हैं, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस से कर सकते हैं। कैश में करेंगे तो 100% पेनल्टी आप पर लग जाएगी। यानी एक व्यक्ति से, चाहे मान लीजिए आपने कर दिया कि भाई 10-10 हजार करके 10,000, फिर 50,000, यानी सुबह 10 मॉर्निंग के टाइम आपने 10,000 ले लिए, फिर इवनिंग के टाइम आपने जो है वो आफ्टरनून के टाइम 50,000 ले लिए, फिर आपने 1.5 लाख और ले लिए, फिर आपने 50,000 और ले लिए, तो ऐसा कंबाइन भी आपको 2 लाख से ज्यादा नहीं करना है एक दिन में। या फिर अगर आप इन ट्रांजेक्शन को डे वाइज अलग अलग दिनों में कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, तो भी सिंगल ट्रांजेक्शन देखा जाएगा, 2 लाख से ज्यादा नहीं करना है। कोई इवेंट ओकेशन है, मैरिज फंक्शन है, वहां पे भी आपको अपने रिलेटिव से गिफ्ट जो है वो 2 लाख से ज्यादा नहीं रिसीव करना है एक व्यक्ति से। अच्छा, कई लोगों का सवाल होता है कि सर 100 लोगों ने जो है वो मैरिज में हमें गिफ्ट दिया है, मैरिज हुई थी हमारी और गिफ्ट दिया है, 2-2 लाख रुपए सभी ने दिए हैं, यानी कि लगभग ये आपके हो गए 2 करोड़ रुपए। तो क्या यहां पर ये 2 करोड़ जो कैश हमने मिला है, क्या इस पर हमें पेनल्टी नहीं लगेगी? टेक्निकली लॉ के हिसाब से देखें तो नहीं लगेगी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सिंगल ट्रांजैक्शन आपका मान सकता है। यहां पर क्योंकि ट्रांजैक्शन अमाउंट बहुत ज्यादा है, 2 करोड़ का है, तो ये जो 2 करोड़ आपको मिले हैं प्रॉपर, हर एक व्यक्ति से अगर आपको 2-2 लाख मिले हैं तो प्रॉपर सभी के पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होने चाहिए, उन्होंने कब पैसा जो है अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ किया है, सारी डिटेल उनके पास होनी चाहिए, तभी आपको ये बेनिफिट 2 करोड़ का मिलेगा। अदरवाइज ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो 100% पेनल्टी के साथ आपको देना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती कभी ना करें। अगर ऐसी गलती करोगे, क्योंकि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन है, एक बार में पैसा आप बैंक में डालेंगे तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है, नोटिस आपको 100% आ सकती है। और नोटिस जब आती है तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से सवाल पूछ के आपके सारी जानकारी लेने की कोशिश करता है। कहीं पर भी अगर आप फंसे तो उस केस में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो दोस्तों, कैश ट्रांजैक्शन को लेकर नई सारी लिमिट जारी करी गई है, 1 अप्रैल से ये नई लिमिट सब लागू करी गई है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।